हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टॉप स्टडी। आज हम लोग एसएससी सीजीएल 2024 का जो एग्जाम हुआ था पीटी का, उसमें कुल 36 शिफ्ट में एग्जाम हुए थे। ठीक है, 9 सितंबर से लेके 26 सितंबर तक में कुल 12 दिन एग्जाम हुए थे। पर डे 3 शिफ्ट, कुल 36 शिफ्ट का एग्जाम हुआ था। तो हर एक शिफ्ट में जितने भी मैथ के क्वेश्चन आएंगे उनका डिस्कशन हम लोग देखने वाले हैं, जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, तो फर्स्ट शिफ्ट का पहला क्वेश्चन पर चलते हैं आज हम लोग। फर्स्ट शिफ्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त है कि दो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। दो त्रिभुज सर्वांगसम होना, इस चारों में किस कथन के लिए दो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे वो हमसे पूछा जा रहा है। फिर समझते हैं सर्वांगसम होता है क्या है। सर्वांगसम का मतलब है दो त्रिभुज पूर्णतः इक्वल हो, तभी वो सर्वांगसम है। जैसे ये 5 है, ये 8 है, ये 7 है, ये 5, ये 8 और ये 7 होना चाहिए। एंगल तक सेम होना चाहिए। ये थीटा है तो ये भी थीटा होना चाहिए, ये ए है तो ये ए होना चाहिए, और ये बी है तो ये बी, मतलब एग्जैक्ट सेम, तभी वो सर्वांगसम है। ठीक है, तो दो त्रिभुज सर्वांगसम कब कब हो सकते हैं वो सारे हम कंडीशन बता दे रहे हैं, तो ऑप्शन से छाट लीजिएगा आप। ठीक है, तो कोई भी त्रिभुज जैसे ए बी सी लेते हैं, एक एक त्रिभुज हम लेते हैं पी क्यू आर, दोनों सर्वांगसम कब कब हो सकते हैं। ठीक है, देखिए तीनों का भुजा हम एस लिखते हैं, एस मतलब साइड समझिए भुजा, और ए मतलब एंगल समझना है। ठीक है, कोण। यदि हम दो त्रिभुज देख के बोलते हैं तीनों का भुजा सेम है, तीनों का भुजा सेम है मतलब एस 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 हम लिखना चाह रहे हैं, थ्योरम है भुजा भुजा भुजा, यानी तीनों का जो साइड है ना इक्वल है, ये है इसके इक्वल, ये है इसके इक्वल और ये है इसके इक्वल। जब तीन साइड इक्वल हो, दोनों त्रिभुज के तीनों साइड, तो क्या होंगे सर्वांगसम। पहला, कहीं भी मिल जाए इस तरह तो। यदि फिर कहीं मिले एक साइड, एक एंगल, फिर एक साइड, यानी हम बोले ये ए है, ये ए है, ये बी है, ये बी है, बीच का कोण थीटा है। इतना ही बात हम बोल रहे हैं दो त्रिभुजों में। देखिए एक साइड, फिर कोण, फिर साइड, तो साइड कोण साइड दोनों का इक्वल है, तो वही है साइड कोण साइड। इस तरह का बात जहां भी मिल जाए समझिए दोनों सर्वांगसम होंगे। ठीक है, उसी प्रकार थर्ड है एंगल साइड एंगल, दो एंगल इक्वल हो, दो त्रिभुज का बीच का भुजा भी इक्वल हो, तब भी वो सर्वांगसम होंगे। बता रहा है समझ में। इस तरह जहां भी मिले वो सब क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। कहीं यदि एंगल एंगल साइड मिल जाए, मतलब दो एंगल, जैसे ये एंगल इसके इक्वल, फिर ये एंगल इसके इक्वल, अलग त्रिभुज इसको बताते हैं, जैसे त्रिभुज दो है, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल है, ये भुजा इसके इक्वल, ये एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, ये भी क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। ठीक है, और एक होता है समकोण त्रिभुज में, दो समकोण त्रिभुज लेते हैं, एक कोण 90 हो और कर्ण क्या हो, आपस में बराबर हो। ठीक है, और कोई भी दोनों साइड में से कोई भी एक साइड इक्वल हो, ये 5 तो ये 5 मान लेते हैं, तो क्या हो जाएंगे समकोण त्रिभुज। तो 90 होगा ही, कर्ण सेम होना चाहिए, दोनों में से कोई एक साइड यदि इक्वल मिल जाए तब भी वो सर्वांगसम होंगे। इतने कंडीशन है सर्वांगसम होने के। तब देखते हैं पहला ही, इनकी दो भुजाएं बराबर हो। कोई दो त्रिभुज है जिनकी दो भुजाएं बराबर है और ये परिमाप भी समान है। जब दो भुजा बराबर है कोई दो त्रिभुज का, ये 5 है, ये 6 है, ये 5 है, ये 6 है मान लेते हैं, अब परिमाप करा है सेम है, तो 6 5 11 10 20 मान लेते हैं, क्या है परिमाप 20 है, 20 है। तो 6 अब 5 11 थर्ड भुजा 9 होगा, 6 5 11 थर्ड भुजा 9 होगा। कहने का मतलब जब दो भुजा इक्वल है, परिमाप भी सेम है, तो थर्ड भुजा भी तो सेम ही हो रहा है, यानी साइड साइड साइड, तीनों साइड क्या है, इक्वल है। तो उस थ्योरम से ये सर्वांगसम हो जाएंगे, तो पहला लाइन ही सही हो गया। सेकंड थर्ड फोर्थ लाइन किसी में सर्वांगसम नहीं होंगे। ठीक है, जितना भी हम बताया है ये पांचों कंडीशन किसी को फुलफिल नहीं करेगा ये तीनों, इसलिए इन तीन कंडीशन में सर्वांगसम न होंगे, सिर्फ पहला कंडीशन में सर्वांगसम होंगे। चलते हैं नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन पर। भरन पाइप पी, भरन पाइप क्यू से 21 गुना तेज है। पी का जो क्षमता है क्यू से 21 गुना तेज है, मतलब ये एक काम करता है तो ये 21 काम करता है, यही बोलना चाह रहा है। 21 गुना तेज है, यानी क्यू का क्षमता 1 है तो पी का क्षमता 21 है। क्यू एक टंकी को 110 मिनट में भर सकता है, 110 मिनट में भर सकता है, और क्षमता कितना है 1, यानी पर मिनट वो 1 भरेगा। 110 मिनट में कितना भर देगा, 110, यानी पूरा टंकी का क्षमता ही 110 है। ये क्लियर। अब दोनों जब साथ में चलेंगे तो 21 और 1 कितना हो जाएगा, 22। दोनों जब साथ में चलेंगे तो पर मिनट 22 भरेंगे, तो भरने में कितना समय लगेगा, तो पूरा 110 भरने में कितना समय लगेगा, 110 फुल क्षमता है और 22 पर मिनट भर रहा है, यानी उसे टोटल 5 मिनट लगेंगे उस टंकी को फुल होने में। ऑप्शन नंबर 4 आंसर। बता रहा समझ में। चलते हैं नेक्स्ट 3 नंबर पे। कॉस थीटा बराबर 5/3 दे रखा है, तो हमें इसका वैल्यू पूछ रहा है कितना होगा। ठीक है, इसको अब हल करते हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। यहाँ से हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा, इधर भेजेंगे तो -1 बराबर हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, यानी सेक स्क्वायर थीटा -1 को हम लिख सकते हैं
टेन स्क्वायर थीटा, गुने में है कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, तो यहाँ से लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कॉट थीटा का वैल्यू क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। हमेशा ध्यान रखना है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का वैल्यू होता है 1, तो ये दोनों मिलके हो गया 1, स्क्वायर में है तब भी तो 1 ही रह जाएगा, तो 1 गुने कॉस स्क्वायर थीटा क्या रह जाएगा, कॉस स्क्वायर, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा ही रह जाएगा। अब कॉसेक थीटा का वैल्यू है 5/3, तो 5/3 का होल स्क्वायर, तो 25/3 तो 9, क्या हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट 4 नंबर। एक पंसारी लागत मूल्य पर चावल बेचने का दावा करता है, कॉस्ट प्राइस पर ही चावल बेचने का दावा कर रहा है, लेकिन 1 केजी के स्थान पे 870 ग्राम नकली वजन का उपयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा बताना है। वो कह रहा है हम कॉस्ट प्राइस पर ही बेच रहे हैं, बट 1 केजी की जगह पर 870 ग्राम ही तौलते हैं, तो मेरा रियल लाभ क्या होगा पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए 1 केजी की जगह पर तौल रहे हैं 870 ग्राम, तो मान लेते हैं 1000 ग्राम मेरा सामान था, जिसका कॉस्ट प्राइस हम 1000 रुपये ही ले लेते हैं। ठीक है, तो जब हम कॉस्ट प्राइस पर ही बेचने का दावा कर रहे हैं, यानी ग्राहक को हम बोल रहे हैं आपको 1 केजी दे रहे हैं, उससे 1000 रुपये हम ले रहे हैं, बात तो यही हुआ, पर उसको हम दे रहे हैं 870 ग्राम बेईमानी करके, तो 870 ग्राम का कॉस्ट प्राइस क्या होगा, 1000 ग्राम का 1000 रुपये, तो 870 ग्राम का कॉस्ट प्राइस 870 रुपये, यानी 870 रुपये के सामान पे हम लोग 1000 रुपये ले रहे हैं अगला से, यानी कि 130 रुपये का फायदा किस पे, 870 पे। तो प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट या लॉस ऊपर लिखना है बट क्रय मूल्य गुना 100%। जब भी प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज निकालना हो तो ये करते हैं, यही प्रॉफिट परसेंटेज निकाल रहे हैं, तो प्रॉफिट 130, क्रय मूल्य 870 गुने 100%, इसे कैलकुलेट कर देना है, तो 1300/87, ये कट कर जाएगा 14.94, इतना परसेंट का हमें क्या हो जाएगा प्रॉफिट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट और 5 नंबर क्वेश्चन पे। 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित तालिका विभिन्न परीक्षा केंद्रों PQR में कुल उपस्थित उम्मीदवारों और उपस्थित उम्मीदवारों की संख्या को दर्शाता है, कुल उपस्थित उम्मीदवार और उपस्थित उम्मीदवारों की संख्या। ठीक है, तालिका का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। यानी कक्षा P में, परीक्षा केंद्र P में कुल 45 बच्चा थे, बट प्रेजेंट कितने हुए 42, वही बोल रहा है, तो क्यू में 56 थे, प्रेजेंट कितना हुए 45, यही बात है, इतना है इतना प्रेजेंट हुआ, तो कुल केंद्र के लिए आवेदन करने वाले कुल उम्मीदवारों को दर्शाता है। ठीक, कुल, और उपस्थित उपस्थित उम्मीदवारों को दर्शाता है, वही बात है। तो किस वर्ष में सभी केंद्रों में अनुपस्थित रहने वाली संख्या दूसरी सबसे अधिक है, यानी दूसरा सबसे अधिक एब्सेंट कहाँ पे हुआ है, किस वर्ष हुआ है, वो हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो वही पता करते हैं। तो 45 कुल बच्चा है, 42 प्रेजेंट हुआ, यानी कि यहाँ पे 3 गो एब्सेंट है, 50-45 है, 5 एब्सेंट है, यहाँ 4 एब्सेंट है, यहाँ 11 एब्सेंट है, यहाँ भी 11 एब्सेंट है। इधर देखते हैं 11 एब्सेंट है, 20 एब्सेंट है, अंतर देख रहे हैं, 20 एब्सेंट है, यहाँ पर 12 एब्सेंट है, यहाँ पे 14 एब्सेंट है, यहाँ देखिए 5 एब्सेंट है, 5 एब्सेंट है, यहाँ 10 एब्सेंट है, यहाँ 8 है, यहाँ पे 5 एब्सेंट है, इतने एब्सेंट है सभी। ठीक है, 2016 में देखते हैं कितने एब्सेंट हुए, सभी को ऐड कर देंगे, 11 3 18 5 19, 20 5 25 5 30, 17 में 30 एब्सेंट है, 20 10 30 4 34 एब्सेंट है, 18 में 12 8 20 31 एब्सेंट है, 19 में 30 एब्सेंट है 2020 में। तो दूसरी सबसे अधिक एब्सेंट कहाँ पे है, सर्वाधिक एब्सेंट 34 हुआ, तो दूसरी एब्सेंट है 31, तो दूसरी एब्सेंट किस वर्ष हुआ, 2019 में सर्वाधिक दूसरी एब्सेंट हुआ, तो ये पूछ रहा है किस वर्ष दूसरी सबसे अधिक अनुपस्थित रहने वालों की संख्या थी, 2019 में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट 6 नंबर पे। निम्नलिखित तालिका 5 अलग अलग विषयों में 5 छात्रों द्वारा प्राप्त 100 अंकों को में से दर्शाती है, 100 अंक में कौन कितना मार्क्स लाया वो दर्शाना है। ठीक है, तो सभी विषयों को मिलाकर 79% अंक किसने प्राप्त किए, देखिए प्रत्येक विषय 100 अंक का है और 5 विषय है, यानी कि 500 अंक का है, तो किसने 79% मार्क्स लाए, तो 500 का निकालते 79% आता है 395, तो कौन 395 मार्क्स लाया वो पूछ रहा है, 300 को ऐड कर दीजिए, जैसे तरुण वाला को ऐड करेंगे कितना आ रहा है, इसका 395 आया वो आंसर, तो पहला ही ऐड करिए 5 10 15, यही 395 आने वाला है। ठीक है, लेकिन तरुण कितना 79% मार्क्स लाएगा, मतलब ऐड करिएगा तो 395 नहीं ला रहा है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन पे। एक परीक्षा में लड़कों और लड़कियों का औसत अंक 100 में से 75 और 85 है, बॉयज ला रहा है 75 और गर्ल्स ला रही है 80, और सभी को मिला के एवरेज पूछ रहा है 78, तो पूछ रहा है लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या होगा, इसका गैप 2, इन दोनों का गैप एप्लीकेशन लगा देना है, इस तरह गैप निकालेंगे 2 आया, इस तरह गैप निकालेंगे 3 आया,
यानी कि बॉयज और गर्ल का अनुपात क्या होगा, 2:3। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इस तरह एलिगेशन लगा के बना देना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन पे। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, इसका वैल्यू पूछ रहा है कितना होगा, ठीक है। यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वैल्यू क्या होता है, ये याद रखना है। साथ में साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। यही दोनों का यूज हो रहा है इसमें। देखिए साइन स्क्वायर 30 है, लास्ट पकड़ रहे हैं साइन 60, इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री घटे 30 डिग्री 60 ही होगा। तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, इस पर बैठ रहा है साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, इसको लिख सकते हैं कॉस 30। तो कॉस स्क्वायर 30 डिग्री हो रहा है, ये साइन स्क्वायर 30, ये हो रहा है कॉस स्क्वायर 30, ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, वैल्यू 1। इन दोनों का योग क्या होता है 1। उसी प्रकार देखिए साइन 40 और साइन 50, इसे बदलेंगे तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर 50 डिग्री। बता रहे हैं समझ में, इस पर चेंज कर रहे हैं हम। तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा, ये और ये मिलके 1, ये दोनों मिलके 1 हुआ, ये दोनों मिलके 1 हुआ, बट माइनस में 1 हुआ, दोनों माइनस लगा हुआ है तो माइनस कॉमन ले तो माइनस 1 हुआ। उसी प्रकार साइन 45 और ये साइन 45, ये मिलके दोनों फिर 1 आ रहा है, तो ये दोनों मिलके फिर 1 आ रहा है, लेकिन इसको बदलेंगे तो आ जाएगा कॉस 55। बता रहा है समझ में, ये सब घट के बच जा रहा है 0, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर 0। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन पे। दो शंकु के त्रिज्याओं का अनुपात 2:5 है। त्रिज्याओं का अनुपात जो है, एक का आर एक का बड़ा आर मानते हैं, 2:5 है। उनके आयतन का अनुपात अनुपात 5 है, तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा पूछ रहा है। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई वर्ग आर माने तो वर्ग आर स्क्वायर को एच डैश कर देते हैं, यही है 3/5। तो हमसे एच अनुपात एच डैश पूछ रहा है कितना होगा, दोनों की ऊंचाइयों का अनुपात पूछ रहा है। इससे ये कट जाएगा, यहाँ से r/r क्या होगा, 2/5 है, इसका होल स्क्वायर h/h डैश बराबर 3/5, 2 दूना 4, 5 25 गुने h/h डैश बराबर 3/5, तो 5 25, तो 5 तो हो जाएगा 15 और बटा में आएगा 4, तो h/h डैश बराबर आ गया 15/4। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट 10 नंबर। दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़े और आगे दिए गए प्रश्न के उत्तर दें। नीचे दी गई तालिका में एक परीक्षा में 6 अलग अलग विषयों में 7 विद्यार्थी द्वारा प्राप्त अंकों का परसेंटेज है, ठीक है। कोष्टक में दी गई संख्या प्रत्येक विषय का अधिकतम अंक को दर्शाती है। यानी जो कोष्ट में है, गणित में 150 अंक गणित का पेपर हुआ है ये बता रहा है, वैसे केमिस्ट्री 130 का, भौतिकी 125 का, सभी के कितने अंक के पेपर है वो दर्शा रहा है। और ये जो है उसका परसेंटेज है, आयुष मैथ में 90% मार्क्स लाया है, रसायन विज्ञान में 50% मार्क्स लाया है, भौतिकी में 90% मार्क्स लाया, ये बता रहा है, ठीक है। यदि किसी ने उपरोक्त तालिका में दिए गए 6 विषयों में किसी भी विद्यार्थी या अन्य को प्राप्त अंकों की तुलना में उच्चतम अंक प्राप्त किए हो, तो उस विद्यार्थी का कुल परसेंटेज अंक बताना है। तो किस विद्यार्थी ने मैक्सिमम मार्क्स हासिल किए हैं उसका परसेंटेज ऑफ मार्क्स बताना है कितना होगा, ठीक है। तो वही सबका निकालेंगे, जैसे 150 का 90% 135, 130 का 50% 65, 120 का 90% 108, 60% 60, 70% 42 निकल जाएगा, 60 का 70%, 40 का 80% क्या होगा 32। इन सबों को हमें ऐड करके देखना है, जिसका मैक्सिमम मार्क्स आएगा उसको देखना है कितना परसेंट मार्क्स हुआ, वही आंसर बताना है, ठीक है। और यहाँ पर ये गलती है, ऑप्शन ऑप्शन ये सब नहीं होगा, काहे कि देखिए अगर कहीं भी 5 विषय में आप 90% मार्क्स लाए, पांचों में 90 लाए, ठीक है, 90%, 90%, 90% और 90%, तो बताइए एवरेज क्या होगा पांचों का, 90% ही होगा। यानी ओवरऑल भी आप 90% ही मार्क्स लाए, अगर सब में 90 है तो। अगर किसी एक में 80 हो जाता है तो क्या ओवरऑल आपका मार्क्स 90% से क्रॉस करेगा, नहीं करेगा, 90% थोड़ा कम ही रहेगा। यहाँ हर एक ऑप्शन पर गौर करिए, इसमें 90 है, ये 90 है, बाद बाकी 90 से कम है, तो कभी 90% क्रॉस करेगा, ये नहीं करेगा। ये 100 है एक में, बाद बाकी सब 90 से नीचे ही है, इतना इतना कम है जो 90% टच नहीं कर पाएगा, तो ये भी ना होगा। उसी प्रकार किसी का देख के ही लग रहा है 90% क्रॉस मार्क्स किसी का नहीं होना है, ठीक है, तो ऑप्शन कुछ अलग होता है इसका, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट 11 नंबर पे। राजेश को उसके प्रिंटिंग प्रेस में कुछ किताबों छापने का ऑर्डर मिला, ठीक है, जिसमें से उसने 17/24 को 17/27 है, 17/27 को 34 दिनों में पूरा किया। तो उसने छपाई का पूरा ऑर्डर कितने दिनों में पूरा किया, 17/27 काम, इसका मतलब 27 काम में से आपने 17 काम को 34 दिनों में किया, तो 17 काम को 34 दिनों में किया तो एक काम को 2 दिनों में करिएगा, 27 काम को 27 गुना 54 दिनों में करेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट 12 नंबर। मान लीजिए ओ वृत्त का केंद्र है, ए बी और सी डी त्रिज्या के समान भुजा पर दो समांतर जिवाएं हैं,
ओपी एबी पर लंबवत है। देखिए समान भुजा पर नहीं, केंद्र के एक ही तरफ होने का बात कर रहा है, ठीक है। ये हिंदी भजन में क्लियर नहीं है। सेंटर के एक ही तरफ है, दो समांतर जीवाएं हैं ए बी और सी डी। ए बी का वैल्यू 10 है, ए बी का वैल्यू 10 है और सी डी का वैल्यू 24 है। तो समांतर जीवाएं हैं, ठीक है। ओ सेंटर है। ओपी जो है ए बी पर लंबवत है और ओ क्यू जो है सी डी पर लंबवत है। ये बोल रहा है इस पर 90 है। तो पूछा रहा है वृत्त का व्यास क्या होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को बनाने की जरूरत नहीं, ऑप्शन से भी मार देते हैं। देखिए जीवा है 24, तो वृत्त का जो व्यास होता है, व्यास जीवा क्या है, देखिए ये अगर सर्किल है, सेंटर है, सेंटर से लाइन गुजराती व्यास है, और इसके अलावा जितना भी लाइन है ये सब क्या है, जीवा है। तो इसका जीवा 24 है, तो व्यास 24 से बड़ा ही होगा, ठीक है। व्यास क्या होगा, 24 से बड़ा होगा। और सबसे बड़ा जीवा क्या होता है, व्यास ही होता है। यहाँ पर जब व्यास 24 है, जीवा 24 है, उस पर एक परपेंडिकुलर है, ये क्लियर है, ये जीवा व्यास होने वाला नहीं है। जो भी व्यास होगा वो 24 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो ऑप्शन में देखिए एक ही था 26, तो बिना बनाए हुए भी मार के निकल जाते हैं। और इसको बनाना कैसे वो बता देते हैं, ठीक है। कोई भी सर्किल में कोई जीवा है, सेंटर द्वारा उस जीवा पर यदि 90 का एंगल बनाता है, तो यह लाइन जो है इसको दो पार्ट में बांटता है, हमेशा ध्यान रखना है। यानी ये दो पार्ट में बटेगा। 24 है टोटल, तो ये 12, ये 12, ये 10 है, तो ये 5, ये 5, ठीक है। और पी क्यू बीच का लंबाई दे रखा है 7। ये चीज होगा, ठीक है। हमसे पूछ रहा है वृत्त का व्यास। अगर ओ को हम सी से मिलाते हैं तो रेडियस है, ओ को ए से मिलाते हैं ये भी रेडियस है। अब ओ क्यू को हम मान लेते हैं एक्स। देखिए ओ सी क्यू एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो कर्ण होगा यहाँ ओ सी, तो कर्ण है त्रिज्या, तो यहाँ पर जो त्रिज्या का स्क्वायर होगा लंब एक्स स्क्वायर आधार 12 के स्क्वायर के बराबर होगा। बात समझ में आया। उसी प्रकार ओ पी ए में देखिए कर्ण है ओ ए, मतलब त्रिज्या है ओ ए, आर का स्क्वायर लंब 7 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5 है तो 5 का होल स्क्वायर। ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ से हम एक्स निकाल सकते हैं, तो इसको हल करते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर 12 का स्क्वायर क्या होगा 144 बराबर इस 7 का स्क्वायर 49 प्लस एक्स स्क्वायर 2ab 7 दूना 14x और 5 25। ये क्लियर। अब देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म, ये 144 घटे इधर दोनों को भेजेंगे तो 9 5 14 4 74 आ गया दोनों, ठीक है, बराबर 14x घट के आ गया 70 बराबर 14x, एक्स बराबर क्या निकल गया 5। ये क्लियर। तो एक्स है 5, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये एक्स क्या है 5 है और ये क्या निकला था 12, रेडियस क्या होगा, तो वही आर स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, तो आर स्क्वायर बराबर 169, तो आर बराबर 13, 13 निकल गया रेडियस। तो व्यास रेडियस का डबल होता है, 13 दूना 26। आ गया समझ में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 13 नंबर पे। इसे हल करके के का मान बताना था। तो ऊपर देखिए सबसे पहले किसका काम करेंगे, भाग का। 8 गुने 88 11, गुने में के है तो 11 के माइनस 3 तिया 9 बट्टे 6 36 7 5 35, 36 में से 35 जाएगा 1, तो 1 प्लस के स्क्वायर, यही क्या दे रखा है 1। तो यहाँ से 11 के माइनस 9 बराबर गुना होके 1 प्लस के स्क्वायर, यानी लिख सकते हैं के स्क्वायर इधर भेजेंगे तो माइनस 11 के 9 1 प्लस में 10 बन गया द्विघात समीकरण। इसे हल करिए के का वैल्यू निकल जाएगा। इसे हल कैसे करते हैं, फर्स्ट इंटू लास्ट, तो 10 गुने के स्क्वायर 10 के स्क्वायर, पहले फर्स्ट इंटू लास्ट करना है, जो भी आया उसको लिख लिए। अब बीच वाला पार्ट को इस तरह तोड़ना है, जो गुना करने पर ये आए और जोड़ने घटाने पर जो था वही रहे। इसको माइनस 10 के माइनस के कर देते हैं, माइनस 10 के माइनस के क्या हो जाएगा माइनस 11 के, और गुना करिए तो माइनस माइनस प्लस 10 के गुने के 10 के स्क्वायर, मतलब सही तोड़े हैं। इस तरह हमें तोड़ लेना है, ठीक है। के कॉमन लेंगे तो के माइनस 10 माइनस 1 कॉमन आएगा तो फिर के माइनस 10 बराबर 0। दोनों में से के माइनस 10 कॉमन, बच गया के माइनस 1 बराबर 0। के माइनस 10 बराबर 0 करिएगा तो के 10 आएगा, के माइनस 1 बराबर 0 करिएगा तो के 1 आएगा। तो के का वैल्यू क्या हो गया 10 और 1, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट 14 नंबर पर। यदि एक समबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं 16 सेंटीमीटर है, तीसरी भुजा क्या होगा, समबाहु त्रिभुज है, तीनों भुजा क्या होंगे सेम होंगे, लेकिन ही दो का योग इसका और इसका योग जब 16 है और सारे भुजा इक्वल होते हैं, मतलब ये 8 8 होगा, इन दोनों का योग 16 है तो 8 8, थर्ड भी 8 ही होगा, समबाहु है तीनों भुजा इक्वल होंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 आंसर। चलते हैं नेक्स्ट, सरल करना है इसे। देखिए नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 25, इसे हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 25 को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक्स माइनस 5 से एक्स माइनस 5 खत्म, नीचे बच गया एक्स प्लस 5, एक्स प्लस 5 से हमें भाग देना है एक्स क्यूब
प्लस 15x स्क्वायर प्लस 75x प्लस 125 में, ठीक है। ये भाग देंगे, जो भाग आएगा वही आंसर हो जाएगा, ये कटना है ये, ठीक है। देखिए ये ऐसे ए क्यू प्लस बी क्यू पर बैठ रहा है, भाग देकर भी निकाल लीजिए तब भी आ जाएगा, नहीं तो ए क्यू प्लस बी क्यू पर बैठ रहा है। देखिए एक्स का क्यू ए क्यू प्लस ये लास्ट है 5 का क्यू, तो ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होगा, मतलब इसको फॉर्मूला पर बैठाने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये 15 है, तो 3 ए स्क्वायर एक्स का स्क्वायर इंटू बी, तो बी है 5, 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर, तो बी क्या है 5 का स्क्वायर। देखिए ए प्लस बी का होल क्यू पर बैठा कि नहीं बैठा, बैठ गया। ए प्लस बी का होल क्यू क्या होता है, लिख देते हैं, यहाँ भाग दीजिएगा तब भी आंसर आ जाएगा। तो ए प्लस बी का होल क्यू क्या होता है, ए क्यू प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 AB स्क्वायर प्लस बी क्यू। इसी पर देखिए ये बैठ गया, यानी x प्लस 5 का होल क्यू बट्टे नीचे x प्लस 5 है, तो एक में से एक है घट के 2 को बच जाएगा ऊपर, एक कट ही जाएगा, कहने का मतलब तो x प्लस 5 का पावर 2 आ गया, तो ये प्लस बी का होल स्क्वायर बैठ के ये आंसर आ जाएगा। बताया समझ में, नहीं तो भाग देके भी निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट 16 नंबर, कॉस स्क्वायर 29 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 100 डिग्री का वैल्यू क्या होगा बताना है। तो कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 डिग्री घटे 29 डिग्री आएगा 61 ही, तो किसमें बदल जाएगा, साइन 29 डिग्री, यानी इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 29 डिग्री। तो कॉस स्क्वायर 29 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 29 डिग्री क्या होगा, एक होगा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, एक, वही बात हो गया, यहाँ पे क्या गया एक, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट 17 नंबर, इसका मान बताना है क्या है। ऊपर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 9 है, तो क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। नीचे देखिए एक्स प्लस 3 है, इससे ये कैंसिल, तो बच गया एक्स माइनस 3 इसका आंसर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट 18 नंबर पे, 22 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के केंद्रों के बीच का दूरी 37 सेंटीमीटर है। एक है 22 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त, एक है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त, ठीक है। दोनों के सेंटर के बीच का दूरी है 37। पूछ रहा है यदि इन दोनों वृत्तों का सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कि स्पर्श बिंदु एम और क्यू है, तो एम क्यू का लंबाई बताना है क्या होगा। देखिए कोई भी सर्किल है, इसके 4 स्पर्श रेखा होंगे, एक ये एक ये एक इस तरह जाएंगे, एक इस तरह जाएंगे, ठीक है, 4 होगा। तो सीधी वृत्तों की सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, इसका बात कर रहे हैं हम लोग से, इसका पूछ रहा है लंबाई क्या होगा, ठीक है। ये मिल रहा है एम पे, ये मिल रहा है क्यू पे, एम क्यू का वैल्यू क्या होगा हमें बताना है, ठीक है। ये देखिए इतना है रेडियस, कितना है 10, यहाँ पर इतना क्या है 22, अब 22 10 32 पूरा है 37, तो बीच वाला 5, ठीक है। लेकिन और ध्यान रखना है किसी भी सर्किल में अगर स्पर्श रेखा है रेडियस से मतलब केंद्र से उसके स्पर्श बिंदु को हम जब मिलाते हैं वो हमेशा 90 पे होता है, ठीक है। ये सेंटर है, इससे स्पर्श बिंदु को मिलाएंगे 90, इससे स्पर्श बिंदु को मिलाएंगे 90, हमेशा 90 का ध्यान रखना है, ठीक है। ये रेडियस है तो 10, रेडियस है तो 22। अभी हम एम क्यू बताना है, ठीक है। देखिए अगर हम एम क्यू के पैरेलल मान लेते हैं ए है, इस सेंटर को मान लेते हैं बी है, एम क्यू के पैरेलल एक बी ई लाइन हम खींच रहे हैं, पूरा पैरेलल, ये हो गया बी ई, ये पैरेलल लिया है, ये बी ई जो है एम क्यू के पैरेलल लिया है, तो ये 90 तो ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, काहे कि जब जो पैरेलल लाइन को तीसरा लाइन काटे तो आपस के कोणों का योग 180 होता है, तो ई 90 तो ई 90 180 होना चाहिए, ई 80 तो ई 100, वही बात, ई 90 तो 90 ई 90 तो 90, ये क्या बन गया, एक आयत बन गया, ठीक है। पैरेलल दिए 90 बन गया, तो एक आयत बन गया, ये 10 तो ये 10, ये एम क्यू एक्स तो ये बी ई एक्स, ये पूरा है 22, इसमें इतना पार्ट है 10, तो बचा हुआ क्या होगा 12, ये क्लियर। तो त्रिभुज ए ई बी में देखिए एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, इसमें कर्ण पता है, ये आधार पता है, तो लंब तो निकाल ही सकते हैं। तो कर्ण है 37, 37 का स्क्वायर घट्टे आधार है 12 का स्क्वायर, यही क्या होता है लंब का स्क्वायर, लंब माने एक्स एक्स का स्क्वायर, एक्स बराबर रूट अंडर, इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 37 और 12 एक बार जोड़ देते हैं 49, इसमें से 12 घटा देते हैं 25, ठीक है। फॉर्मूला पर बैठा दिए, एक्स निकला 7 और यहाँ से निकला 5, 7 5 35, एक्स का वैल्यू क्या हुआ 35, तो एम क्यू का वैल्यू क्या होगा 35, तो एम क्यू का पूछना कितना होगा तो 35, ठीक है। बात आ गया समझ में। ऐसे क्वेश्चन हम लोग ट्रिक में बता देते हैं इस तरह, जिस बीच का सेंटर यदि दिया हो और दोनों का रेडियस पता हो और उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई पूछे तो सीधे लोग बता देते हैं ट्रिक के रूप में, अपना जैसे आपको ध्यान रखना हो, बेसिक समझना हमेशा जरूरी है। 37 का स्क्वायर करना है, ठीक है, घट्टे दोनों के रेडियस के अंतर को स्क्वायर को घटा देना है, दोनों के रेडियस का अंतर क्या है 12, उसके स्क्वायर को घटा दीजिए, बस रूट निकाल दीजिए,
यही लोग आउटपुट बोलते हैं, ठीक है। अगर बेसिक समझिएगा तो आउटपुट पर चले जाइएगा। चलते हैं नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा के का मान हो सकता है जिसके लिए ये जो है 6 से विभाज्य है? 2 1 7 9 2 4 के। ये 6 से विभाज्य है, तो कोई भी संख्या 6 से विभाज्य, इसका मतलब है वो 2 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा। कोई संख्या 2 से कटता है कब? जब इकाई अंक 0 हो या सम संख्या हो, तो 2 से कटेगा। ऑप्शन में देखिए 0 या सब सम ही है, तो ऑप्शन छाटने में नहीं बनेगा। अगर यहाँ 5 रहता, 3 रहता, यहाँ 7 रहता, तो ऑप्शन से ही हम इसको मार देते, तब बनाने की जरूरत नहीं था। पर 2 से हम लोग नहीं छट पाए, सब ऑप्शन में टकरा गया। अब 3 का दिमाग लगाते हैं। कोई संख्या 3 से कम करती है जब उसके उस संख्या के अंकों का जो योग है, कोई भी संख्या जैसे यही संख्या है, इसके अंकों का योग यदि 3 से कटता है तो वो संख्या 3 से कटेगा। इस अंकों को जोड़ते हैं, 2 1 3 7 10 9 19 2 21 4 25। देखिए यहाँ तक अंकों का योग क्या होगा? 25। तो 25 3 से कट रहा है नहीं, तो अगर के को हम हटा दे तो ये संख्या 3 से नहीं कटेगा, ठीक है। अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, तभी वो 3 से कटेगा। तो 25 प्लस में के हम क्या रखे जो इन दोनों का योग 3 से कट जाए? तो देखिए 4 रखेंगे तो 25 4 29, 3 से नहीं कटा। 25 आ 0, 25 3 से नहीं कटा। 25 6 31, 3 से नहीं कटा। अगर 2 रखते हैं तो 25 आ 2 27, ये 3 से कटता है। तो यहाँ पर 2 रखने पर देखिए संख्या 3 से भी कट गया और 2 रखे 2 से भी कट गया, इसलिए ऑप्शन 1 आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट और 20 नंबर क्वेश्चन। मोहन ने 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4,22,092 की राशि उधार ली। प्रथम वर्ष के समाप्ति पर वह उधार दी गई मूल राशि की वापसी के लिए, देखिए उधार दी गई मूल राशि का वापसी करता है, मूल राशि की वापसी के लिए 21,679 चुकाता है, यानी कि मूल राशि चुका रहा है, ब्याज नहीं दे रहा है। यदि मोहन दूसरे वर्ष की समाप्ति पर सभी लंबित बकाया राशि का भुगतान करता है, सेकंड वर्ष की समाप्ति पर वो सारे बकाया राशि का भुगतान करता है, इसमें प्रथम वर्ष का ब्याज भी शामिल है, यानी फर्स्ट ईयर का जो ब्याज है वो दूसरे वर्ष के अंत में देता है, ठीक है। दूसरे वर्ष की समाप्ति पर वो कितना भुगतान करेगा? देखिए 4,22,092 इतना का उधार लिया है, रेट क्या है? 20%। तो 20% का मतलब क्या होता है? 1/5, ठीक है, यानी 5वां हिस्सा ब्याज ले रहे हैं हम, 5 रुपया पर 1 रुपया ब्याज ले रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ। तो 20% है, 1/5 ब्याज लेंगे, इसका 1/5 निकालते हैं, तो 5 इसमें भाग देते हैं। 4,80,000, 20,000 का 4,000, 84,000, 2,000 का 400 निकलेगा, 5 से भाग दे रहे हैं, ठीक है। तो 84,400, 18,95, 18.4, ठीक है, यानी कि इतना ब्याज मिलेगा फर्स्ट ईयर में, इसका 5वां हिस्सा निकाल लिए। अब देखिए 4,22,092 था, इतना ब्याज हमें मिल गया। अब फर्स्ट ईयर के लास्ट में 21,679 हम चुकता करते हैं मूल राशि को, इसमें से माइनस करते हैं तो मेरा मूल राशि क्या बचता है वो देखते हैं। 3 1 1 घट के आ गया 4 0 0 4, यानी 4,04,13 रुपये मेरे पास बचा मूल राशि, इतना ब्याज अभी है ही, ठीक है। अब साधारण ब्याज है तो ब्याज पर तो ब्याज देंगे नहीं, अब इसका ब्याज चलेगा 1 साल के लिए, इसका 1/5 निकालते हैं, 5 इसमें भाग दीजिएगा, 4 लाख का 5वां हिस्सा 80,000, 400 में से निकल गया 80, तो 80,000 80 आएगा 5 दूना यानी 2.6, ठीक है। तो 5 से भाग दिए तो 80,082.6 ब्याज यहाँ मिल गया, ठीक है। तब उसे हम कितना वापस करेंगे? टोटल इतना रुपया मेरा मूल रुपया है, पहला ईयर का ब्याज है 84,418.4, और सेकंड ईयर फिर ब्याज प्राप्त हुआ 882.6, इन सबों को ऐड कर दीजिए, वही रुपया हम वापस करने वाले हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट 21 नंबर पे। दी गई तालिका में एक संस्था में 3 अलग अलग विषयों में 3 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का परसेंटेज दिखा रहा है, यानी इतिहास 175 नंबर का है, उसमें राम ने लाए 54%, मोहन 51% और श्याम 75%, ठीक। इसी प्रकार और 2 विषय है, सभी का परसेंटेज दे रखा है, ठीक। यदि परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए इतिहास में न्यूनतम 105 अंक चाहिए, कम से कम 105 अंक चाहिए, तो इतिहास में पास होगा, लोग उत्तीर्ण होगा, तो कितने विद्यार्थी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए? 105 मार्क्स लाने वाला उत्तीर्ण होता है, 105 मार्क्स देखते हैं कितना परसेंट है, टोटल है 175, 175 का 105 कितना परसेंट देख लेते हैं, उतना परसेंट उत्तीर्ण हो रहा है लोग। 25 चौके 25 सते 15, 15 चौके 60%, यानी कि इतिहास में जो 60% मार्क्स ला रहे हैं वो सारे उत्तीर्ण हैं। तो राम तो फेल हो गया, 54% है, मोहन भी फेल, सिर्फ श्याम पास हुआ है। तो कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं? ओनली 1, एक विद्यार्थी उत्तीर्ण हो गया, ठीक है। चलते हैं 22। 840 मीटर की एक वृत्ताकार दौड़, एक वृत्ताकार ट्रैक है जो कि 840 मीटर का है। ए और बी समान समय पर समान दिशा में, ए और बी समान समय पर समान बिंदु से समान दिशा में, तो एक ही बिंदु से एक ही तरफ चल रहे हैं 12 की चाल से और 6 की चाल से। अगली बार कितने समय पर मिलेंगे?
जब एक ही दिशा में चलते हैं तो चाल क्या करते हैं, घटाते हैं, और जितना डिस्टेंस होता है उन दोनों के बीच का उसे दूरी मानते हैं। ठीक है, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे में चाल। दूरी कितना है, 840 मीटर। चाल क्या है, दोनों का अंतर, तो 12 और 6 का अंतर 6। तो 840 मीटर की दूरी 6 मीटर प्रति सेकंड की दर से, ये निकल जाएगा समय, यहाँ से जाएगा 140 सेकंड का समय लिया वो। ठीक है, ये समझ में आ रहा होगा। इसको हम डिटेल में बता सकते हैं, बट ध्यान रखिए जब भी एक दिशा में चले तो चाल का अंतर करना है, और जितना डिस्टेंस हो बीच का उसको दूरी लेना है ऊपर, और चाल नीचे लिखना है। और जब विपरीत दिशा में चले तो बीच का दूरी लेना ही है और चाल को बस जोड़ देना है। ठीक है, यहाँ देखिए एक नजरिया से चाल बीच में 0 हो रहा है, बट इस साइड से देखें तो 840 भी हो रहा है, तो दूरी 840 ली है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट 23। एक वस्तु पर 550 रुपए अंकित है। यदि इसे 40% की छूट पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य से 30% अधिक है। जब इसे 40% छूट पर बेचते हैं, मतलब 60% पर बेचते हैं, 30% कितना आ गया, 330 रुपए। यानी कि हम 330 में बेचते हैं, यह सेलिंग प्राइस। तो छूट पर बेचा जाता है तो सेलिंग प्राइस जो है इसके क्रय मूल्य से 10% अधिक है। तो ये क्या होना चाहिए, 10% बढ़ाने पर ये हो जाए। देखिए 300 लेते हैं, 300 का 10% क्या होता है, 30। 330 देखिए कि लग गया है। नहीं तो क्या करते हैं, अगर 10 है, 10% बढ़ाएंगे तो 11 होगा, तो 11 का वैल्यू है 330, तो 1 का वैल्यू होगा 30, 10 का वैल्यू 300, ऐसे निकालते हैं। बट ये ऊपर से ही दिख रहा है तो भारतीय। ठीक है, चलते हैं 24। आर 5 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए की सिक्कों में, तो सिक्का है 5 रुपए का, 2 रुपए का, 1 रुपए, पी को 100 रुपए का भुगतान करता है। ये 3 टाइप के सिक्का है, 5 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए। सिक्कों के में पी को 100 रुपए का भुगतान करता है। भुगतान के लिए उपयोग किए गए सिक्कों की संख्या 40 है। टोटल सिक्का मात्र 40 ही है। तो 5 मूल्य वर्ग यानी कि 5 रुपए के कितने सिक्के होंगे। ठीक है, तो इसे आप पता करते हैं। देखिए 5 मूल्य वर्ग का सिक्का बताना है, तो मान लेते हैं जैसे 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए के सिक्के हैं। मानते हैं 5 रुपए के सिक्कों की संख्या x है, 2 रुपए के सिक्कों की संख्या y है, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या z है। तो यही एक्स वाई जेड इस सिक्कों की संख्या है, तीनों को जोड़ दिया, यही 40 पूछ रहा है। यही एक्स बताना है 5 रुपए वाले कितने सिक्के हैं। ठीक है, तीनों सिक्कों मिला के 40 है, ये क्लियर। तो 5 रुपए वाला एक्स सिक्का है तो कुल कितना रुपया होगा 5 रुपए वाला मिला के। अगर हमारे पास 5 रुपए वाले 10 सिक्के हैं तो 5 रुपए वाला सिक्का मिला के 10 पचे 50 रुपया बन रहा है। तो 5 रुपए वाले एक्स सिक्के हैं, टोटल 5x रुपए बनेंगे। 2 रुपए वाले वाई सिक्के टोटल 2y रुपए बनेंगे। 1 रुपए वाले जेड सिक्के टोटल जेड रुपए बनेंगे। टोटल कितना बन जाएगा, 100 रुपए दे रहे हैं, टोटल 100 हो गया। ठीक है, अब देखिए 3 वेरिएबल है यहाँ पर, तो 3 वेरिएबल है तो तीनों का एग्जैक्ट वैल्यू तो लोग निकाल नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इसको हम निकालने की कोशिश करते हैं इस तरह से, जैसे इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, तब 2 में से 1 को घटाते हैं। ठीक है, यानी x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 40 को हम माइनस करते हैं तो क्या बचेगा, माइनस माइनस माइनस, 5x में से x गया 4x, 2y में से y गया y बराबर 60। यहाँ से y बराबर क्या लिख सकते हैं, 60 घटे में 4x। ये क्लियर। देखिए y क्या है, सिक्कों की संख्या, z भी सिक्कों की संख्या, x भी सिक्कों की संख्या। इस सिक्कों की संख्या कभी भी दशमलव में न होगा, न ही पूर्णा मतलब भिन्न पूर्णांक में होगा। ठीक है, तो पूर्णांक संख्या है पता है, 2.3/4, 5.2 यानी फ्रैक्शन में ना होगा, ये बोलना चाह रहे हैं। न ही पॉइंट में होगा, न ही फ्रैक्शन में होगा, न ही माइनस में होगा। ये क्लियर। तो क्या होगा, 0 से हमेशा बड़ा होगा। ठीक है, अब बिना फ्रैक्शन का नॉर्मल नंबर होगा। ठीक है, यानी कि y का जो वैल्यू है ग्रेटर देन 0 होगा हमेशा, यानी कि 60 माइनस 4x जो है ग्रेटर देन 0 होगा, यानी 60 जो है ग्रेटर देन 4x होगा। इधर भेज दिए, इकट्ठ हो जाएगा 15 ग्रेटर देन x, यानी x का जो वैल्यू है वो 15 से क्या बोलना चाह रहा है, छोटा होगा हमेशा। हमको ये चीज पता चला। तो ऑप्शन में देखिए 15 छोटा कौन सा है, 13, तो 13 ही इसका आंसर होगा। यानी 5 रुपए की सिक्कों की संख्या कितने होंगे, 13। बात आया समझ में। एग्जैक्ट हम x y और z का वैल्यू तो निकालेंगे, अनुमान अनुमान से निकालना पड़ेगा। वो x 13 माने, y कुछ मानना होगा, z कुछ मानना होगा। ठीक है, बट हल करके नहीं निकाल पाइएगा, उतना इक्वेशन है ही नहीं। ठीक है, तो इस तरह इसको बना लेना है। चलते हैं नेक्स्ट और 25 नंबर क्वेश्चन पे। 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में y% मतदाताओं ने मत नहीं डाला। ठीक है, और डाले गए मतों में 10% अवैध थे। तो चुनाव में y% मतदाताओं ने मत नहीं डाला, जितना भी डाले उसमें 10% क्या है, अवैध, तो 90% वैध होगा। सभी वैध मत दोनों उम्मीदवारों में किसी एक के पक्ष में पड़े। ठीक है, सारा वैध मत किसी न किसी को पड़ा। जिस उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 59.375% मिला है उसे 2484 वोटों से निर्वाचित घोषित किया, जीत गया अपने प्रतिद्वंदी से। तो इसे इतना वोट मिला है, प्रतिद्वंदियों को कितना मिला होगा, तो 100 में से माइनस कर देंगे, इसको 100 में से घटाएंगे तो जाएगा
40.625, ठीक है। इतना परसेंट आया हारने वाले को, इतना आया है जीतने वाले को। कितना अंतर से जीता है? 2484। तो परसेंटेज में अंतर देखते हैं, ठीक है। 59375 घटाते हैं 40.625, 0 7 में 2 5, 13 में से 6 7 8 1, यानी 18.75%। इतना परसेंटेज का गैप है, 18.75%। यही है 2484, ठीक है। यहाँ से 1% क्या निकलेगा? 2484 बट्टे 18.75, मतलब उड़ेगा इधर गुने 100, ठीक है। अब इसे आपस में काटिए, 25 चौके, ये 25 से कटेगा, 25 सत्ते 25 25, ठीक है। देखिए 3 से कट रहा है, 3 8 3 28, 828 और 3 से 25। 1% का वैल्यू इतना होगा, 100% का वैल्यू क्या होगा? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 828 गुने 4 बट्टे में 25 गुने 100, 25 चौके, यानी कि 828 गुने 4 चौक 16। कितना हुआ? 100% का वैल्यू। तो 100% का वैल्यू ये निकला। ये हम क्या प्राप्त किए? अभी वैध मतों का ही हिसाब कर रहे थे, यानी ये वैध मत है, ठीक है। 828 गुने 16 दोनों उम्मीदवार को पढ़ने वाला वैध मत है। तो वैध मत है कितना? 90%। अब ये 90% के इक्वल होगा। बात आया समझ में? अब यहाँ जो 100 निकालेंगे, वो डाले गए मतों की संख्या निकलेगी। 90% था अवैध, मतलब वैध, और 10% था अवैध। तो 90% बराबर वैध मतों की संख्या। यहाँ से 1% क्या होगा? 828 गुने 16 बट्टे 90। 100% फिर निकाले, 100% क्या निकल जाएगा? 828 गुने 16 बट्टा 90 गुने 100। शून्य से शून्य खत्म, 9 से काटिएगा, 9 9 में का 14 18, यानी 92 गुने 16 गुने 10। ये क्या निकल गया? ये निकल गया डाले गए मत। 100 निकल गया डाले गए मत, तो आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ जाएगा 14,720, यानी इतने वोट डाले गए हैं, ठीक है। अब देखिए, उस चुनाव में पात्र लोगों की संख्या 16,000 थी, यानी 16,000 लोग वोट देने योग्य थे, बट 14,720 लोगों ने ही वोट डाला। तो y% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला। तो कितने परसेंट लोगों ने वोट नहीं डाला वो पता कर लेना है। टोटल 16,000 है, 14,720 लोगों ने मत डाला। कितना गैप है दोनों में? दोनों में गैप है 1280 का, यानी 1280 लोगों ने वोट नहीं डाले। कितना में से? 16,000 में से। 16,000 से तुलना कर देते हैं, 1280 16,000 कितना परसेंट है जो वोट नहीं डाले हैं, वही निकाल देना। उसने दूसरे का तो 0 0 का 16 8 128, यानी 8% लोगों ने वोट नहीं डाला होगा, ठीक है। तो ये था 9 तारीख के पहले शिफ्ट का 25 क्वेश्चन, ठीक है। इसी तरह टोटल 36 शिफ्ट के हर एक क्वेश्चन, जो 25 हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन का डिस्कशन वीडियो इस चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा, जो किसी भी एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगी, ठीक है। तो कोशिश करेंगे हम एक वीडियो में कम से कम 2 शिफ्ट बनाएं, यदि लंबा आएगा तो हम एक ही शिफ्ट रखेंगे, ठीक है। इसी प्रकार 36 वीडियो हम जल्द से जल्द कोशिश करेंगे सारा वीडियो अपलोड कर देने का, ठीक है। तो कैसा लगा यह वीडियो? अच्छा लगा चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।